ही केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमी के संदर्भ में इसको हम इस तरह समझें, शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री का समाकलन एवं मूल्यांकन। तो पावर पॉइंट है मेरे पास, उसको हम स्टार्ट करते हैं और चर्चा का आरंभ करते हैं उसके आधार पर। जी, ये सामने आ गया पावर पॉइंट। हेलो, यस सर। अच्छा ठीक हाँ है, सर। यस सर। यस सर। और ये एक अच्छी बात है मैंने कि बिल्कुल ही हिंदी में है, बाइलिंगुअल नहीं है। और तो लेकिन देखिए क्या है कि इससे सुविधा भी होती है और असुविधा भी होती है। सुविधा क्या होती है कि भाई एक विदेशी भाषा के बजाय हम कम से कम एक देसी भाषा, भले हमारी मातृभाषा ना हो, मेरी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है मित्रों, मैं मैथिली भाषी हूँ, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक ऐसा। लेकिन असुविधा भी होती है कहीं कहीं, क्योंकि देखिए साहब ये यथार्थ है, बल्कि कटु यथार्थ है कि ये तमाम चीजें, तमाम अवधारणाएं, तमाम विचार, तमाम परिभाषाएं, व्याख्याएं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, सब पश्चिम की देन है, पश्चिम से आई हुई है, खास करके अमेरिका से आई हुई, मेड इन अमेरिका आप कह सकते हैं। और ये न सिर्फ मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई, बल्कि सोची भी गई होगी अंग्रेजी में, क्योंकि उनकी तो वही मातृभाषा है। तो इसलिए असुविधा कहीं कहीं होती है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि इन चीजों को मूल अंग्रेजी में पढ़ना और समझना कभी कभी ज्यादा उपयोगी मालूम पड़ता है बनिस्बत के उसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो, या अपनी भारतीय भाषाओं में, क्योंकि अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं और अपनी उसकी क्या कहा जाए, मजबूरियां होती है। लेकिन कुल मिलाकर के चर्चा हम चलाएंगे और आप सब का साथ मिलता ही रहा है। आज तो तीसरा दिन है और आधा दिन भी बीत गया। तो ये है शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकी भाग 2। ऐसा करें कि शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकी के संदर्भ में शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री का समाकलन एवं मूल्यांकन। समाकलन एवं मूल्यांकन देखिए क्या है, हम लोग अवधारणाओं को एक के साथ दूसरे को मिलाने में खूब माहिर हैं। हम माने सब लोग, हम लोग उसमें शामिल हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि हर अवधारणा अपने आप में न्यारी होती है। हम लोग भी मैथिली में ही बोलते हैं हो छे, समझे कि नहीं आप। एक मैं थोड़ा विषय से हटकर बात करूं कि भारत की भाषाओं में 3 कोण, सबसे पहला भाषा का वर्गीकरण और शोध कार्य शायद जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया था। तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई छीछा भाषा कि जिसमें छीछा का प्रयोग होता है। तो मैं जो मुझको ये समझ में आया तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, और आपको भी आश्चर्य होगा कि ये छीछा भाषा जो है ये भारत भर में 3-4 ही राज्यों में की है। ये गुजरात में छीछा है, गुजराती में छीछा है और कश्मीरी में है, मतलब एक यहाँ एक वहां एक वहां। तो शिक्षण सामग्री, हाँ, तो क्या है कि समाकलन एक अलग अवधारणा है, मूल्यांकन एक अलग अवधारणा है। इससे एक जुड़ी हुई अवधारणा है मापन की, और अंग्रेजी में इसकी तिकड़ी है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट और असेसमेंट, थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोग इसका थोड़ा सा समझते चले। आपको मालूम है, मुझे विश्वास है, आप सभी प्रैक्टिसिंग टीचर हैं, फिर भी वही बात, थोड़ा जो आईने पर धूल जम जाती है तो उसको थोड़ा झाड़ पोछ दिया जाता है, कोई दूसरा नौकर या घर का कोई आदमी, तो फिर वो चमक उठता है। वही है, मापन होता है ठोस चीजों का, कंक्रीट चीजों का मापन होता है, शरीर का मापन होता है,
आलू से भरा हुआ कोई झोला है उसका मापन होता है, चावल की बोरी, आटा का पैकेट, मापन होता है ठोस चीजों का। और उसमें हमको पक्का रीडिंग मिलती है। 5 किलो 750 ग्राम, 5 फीट 8 इंच, राइट, 6 फीट 3 इंच, 1 मन, 2.5 किलो। मापन ठोस चीजों का होता है, मापन में हमको पक्की रीडिंग मिलती है। समाकलन अमूर्त चीजों का होता है और उसमें रीडिंग नहीं मिलती, इंप्रेशन हम बनाते हैं। अच्छा है, ये समाकलन है। कोई चीज खाने को मिली और हमने कहा चाय मिली, हमने कहा अच्छी है चाय, ये हमने समाकलन कर दिया उसका। लेकिन ये नहीं कर सकते 10 पैसा अच्छी है, हालांकि करते हैं। अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने इंप्रेशन को रीडिंग में। तो समाकलन और मूल्यांकन जब मापन या समाकलन अथवा दोनों के आधार पर जो हमको डेटा उपलब्ध होते हैं उनको सामने रखते हुए और कोई जो ऑलरेडी बने बनाए प्रतिमान हमारे पास पहले से हैं उनकी रोशनी में जब कोई जजमेंट हम देते हैं तो वो मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम असल में करते हैं समाकलन ही, लेकिन उसको नाम देते हैं मापन का, मेजरमेंट का। तो ऐसा करने के लिए फिर हम अपने इंप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं रीडिंग्स में, और इन दोनों प्रक्रियाओं का मिला जुला रूप है मूल्यांकन है। आप देखिए, कॉपी जांचने बैठते हैं तो क्या करते हैं, उत्तर देखते ही अपने दिलो दिमाग में एक इंप्रेशन फॉर्म करते हैं कि अच्छा लिखा है, बस हो गया। 10 मार्क्स का है तो उसको 7 देते हैं, 8 देते हैं। तो अच्छा को हमने कन्वर्ट कर दिया इंप्रेशन को रीडिंग में। बहुत अच्छा लिखा है तो हो सकता है 9 दे दे, 10 में 10 किसी को नहीं देते, 8 सब्जेक्ट में। तो ऐसा, तो थोड़ी सी चर्चा इसकी हो गई। तो शिक्षण में, शिक्षा जगत में असल में हम समाकलन ही करते हैं, उसको हम मापन का नाम और रूप देते हैं, और उसके लिए हमने कन्वर्जन टेबल बना रखे हैं, और उस टेबल के अनुसार हम अपने इंप्रेशन को रीडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का मिला जुला नाम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन उसको कहते हैं। तो ऐसा, तो अब ये जो मूल विषय है कि शिक्षण एवं शैक्षणिक शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन। अभी हमने चर्चा की कि मूल्यांकन के लिए एक प्री डिटरमिन्ड, क्या बोले, क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए, उसी के आलोक में मूल्यांकन होगा, तभी वो न्याय संगत मूल्यांकन होगा, तभी उसमें वस्तुनिष्ठता होगी। हम जो अपने छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, और कल भी हमने अपनी चर्चा में कहा कि सब हमारे ही बच्चे हैं, सबको अभी ने पढ़ाया है, सबने एक ही किताब पढ़ाई है सबको, फिर किसी को प्रथम श्रेणी, किसी को द्वितीय श्रेणी, किसी को तृतीय श्रेणी कैसे देते हैं, किसी को फेल कर देते हैं, क्योंकि एक क्राइटेरिया हमारे पास पहले से बना हुआ है कि 60% एंड अबव मार्क्स अगर लाया तो वो फर्स्ट डिवीजन उसका हुआ, 60% से नीचे कुछ भी हो, सपोज 45 to 60% लाया तो सेकेंड डिवीजन आया, उससे नीचे आया तो थर्ड डिवीजन, 33 से नीचे हुआ तो फेल। ये प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया है हमारे पास, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, उसी के अगेंस्ट हम मूल्यांकन करते हैं। अब तभी हमारा मूल्यांकन जस्टिफिएबल होता है। हम उसका गार्जियन पूछने आए, हमारे प्रधानाध्यापक पूछे, कोई भी पूछे तो हम बता सकते भाई क्यों दिया इसको आपने फर्स्ट डिवीजन, तो साहब ये देखो आप 60% से ज्यादा मार्क्स लाया। तो ये है। तो उसी तरह ये जो उस दिन भी इस गोल चक्कर पर हमने चर्चा की थी, और आज भी ये हमारे बहुत काम आएगा जब भी हम शिक्षण का और शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करेंगे, तो उचितन हमको चाहिए कि हमारे पास कोई ना कोई प्री डिटरमिन क्राइटेरिया हो।
जिसके आलोक में हम उसका मूल्यांकन करें, तभी हमारा मूल्यांकन न्याय संगत और वैज्ञानिक हो। तो हम देख रहे हैं कि इस गोल चक्कर में हमने पहले ही देखा कि, लेकिन उस दिन चर्चा नहीं हुई थी और किसी ने नहीं पूछा कि वो अंग्रेजी में था उस दिन, नीड्स, पॉलिसीज, गोल्स, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, और फिर ये बीच में इवैल्यूएशन क्या है। बीच का इवैल्यूएशन, ये जो बगल का इवैल्यूएशन है जो बैगनी रंग में लिखा हुआ है ऊपर अधिगम के बाद, वो तो एक रूटीन इवैल्यूएशन है जो टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण, अधिगम के बाद हमको उसमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमको उसकी रिपोर्टिंग करनी है कि किस विद्यार्थी का क्या परफॉर्मेंस रहा, तो बिना मूल्यांकन के नहीं हो। ये बीच का मूल्यांकन चीज को दिखाता है कि मूल्यांकन करने से पहली जो सूरत आती है हमारे सामने, वो उस गरीब बच्चे की होती है जिसे हम अपना विद्यार्थी कहते हैं। ठीक, आजकल भाई इवैल्यूएशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब होता है कि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम से ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन सिद्धांत की बात यह है कि बच्चे का तो मूल्यांकन होना ही चाहिए, समय समय पर बाकी चीजों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, आवश्यकताओं का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। कल परसों इसकी चर्चा हमने की थी आपके साथ, और ये होता है। यही कारण है कि एक राष्ट्र के रूप में देखिए, हमारी आपकी यादाश्त के अंदर ये जो जिसको हम नई शिक्षा नीति, वास्तव में तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो NEP कहते हैं, तो N को हम लोग न्यू बना लेते हैं और बात भी व्यवहार में सही। ये तीसरी है शायद, 1986 में एक आई थी, 86 में फिर आई, 14 साल बीते तो वो सदी बीत गई, और फिर 5 तो 14, 5 19 साल बीतते बीतते सन 2005 में आप मुझसे बेहतर जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जो बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो स्कूल एजुकेशन के लिए विशेष तौर पर वो बना था। तो 86 में एक शिक्षा नीति आई। अच्छा, उससे पहले लंबी परंपरा है, आप जानते हैं मेघालय के बाद से ही सो कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और वो तो 86 के 17-19 साल के बाद 2005 में आया, फिर 15 साल बीतते न बीतते 2020 में फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई। इसका कारण यही है कि हम अपनी जो, जैसे अब नीति है ये चलेगी 10 साल 20 साल जितने साल चले, फिर इन नीतियों का मूल्यांकन हमारी व्यवस्था करेगी, हमारा सिस्टम, किसके रेफरेंस में, आवश्यकताओं के रेफरेंस में। 20 साल 15 साल के बाद हमारे पिताजी अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब अपने जमाने के मैट्रिक पास हैं, तो बेटा PhD, हमारे कहते कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो वो बताते हैं कि पहले जमाना बदलता था 1000 साल में, फिर बदलने लगा 100 साल में, फिर दशकों में बदलने लगा, अब तो हर दिन दुनिया बदल रही। तो ऐसा, तो नीतियों का फिर से मूल्यांकन होगा, किसके संदर्भ में, आवश्यकताओं के संदर्भ में। उसी तरह से नीतियों का मूल्यांकन आवश्यकताओं के संदर्भ में होगा, तो लक्ष्यों का मूल्यांकन नीतियों के संदर्भ में होना चाहिए। हमारे करिकुलम का मूल्यांकन इन दोनों के लक्ष्यों और नीतियों के संदर्भ में होना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पाठचर्या के संदर्भ में होना चाहिए कि पाठचर्या में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य कहां तक पूरे हुए, अगर नहीं पाठ्यक्रम में कहां तक उनकी अभिव्यक्ति हो पाई है, उनका ट्रांसफर कितना हुआ है पाठ्यक्रम में, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन सी ऐसी व्यवस्था और उपाय किया जाए कि वो बचा हुआ हो जाए। अब तो उसी तरह इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में घोषित शैक्षणिक उद्देश्यों की रोशनी में होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो उद्देश्य घोषित किए गए थे, उन उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पाठ्यक्रम में कुछ उद्देश्य घोषित किए गए, पाठ्य पुस्तक में कुछ कंटेंट आ गया। सपोज मान लीजिए पाठ्यक्रम में ये लक्ष्य घोषित किया गया कि हमें छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास करना है, और पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं कि वीर रस की, देशभक्ति की एक भी न कविता है, न किसी शहीद की, क्रांतिकारी का जीवन चरित्र है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, पाठ्यक्रम में घोषित कम से कम इस उद्देश्य को मूर्त रूप नहीं दिया गया पाठ्य पुस्तक में। ये उस पाठ्य पुस्तक की कमी मानी जाएगी। और ऐसे ही शिक्षण का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तकों में घोषित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शब्द का प्रयोग किया कि पाठ्यक्रम में घोषित शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सिलेबस। पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने कहा कि अनुदेशनात्मक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो दोनों तत्वतः तो सब एक है। जीव ब्रह्म माया, ये माया का पर्दा है, इसलिए जीव को ब्रह्म अलग से हमको दिखाई पड़ता है। तो तत्वतः तो एक ही है, लेकिन व्यवहार में शैक्षणिक उद्देश्य यानी जिनको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उनकी शब्दावली और उनका नेचर और उनका क्या कहें इस्तेमाल अलग होता है। और जिसको हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, जिनके आलोक में शिक्षण कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, उसको बयान करने की शब्दावली और उसकी प्रकृति और उसका उपयोग अलग होता है। सो मित्रों, इस भूमिका के साथ आगे चलते हैं। बात यह है कि हमारी चर्चा आज रहेगी, इस बात पर होनी है, हम आप एक दूसरे से विचार शेयर करने वाले हैं कि शिक्षण और शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन कैसे हो अच्छे ढंग से, उचित ढंग से। तो उसमें एक सिद्धांत की बात आई कि मूल्यांकन चाहे जिस चीज का हो, उसके औचित्य सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि वो मूल्यांकन किसी न किसी पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर हो, वरना वो मनमाना माना जाएगा, उसकी मान्यता नहीं होगी, उसको चैलेंज किया जाए। तो पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री जब हम कहते हैं तो आप जानते हैं, सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं कि ढेर सारी चीजें आती है, टीचिंग एड्स आते हैं, वास्तविक सामग्री आती है, प्रतिदर्श आते हैं, है ना। और आजकल जो ये एक ब्लैक बोर्ड से लेकर के और कंप्यूटर स्क्रीन तक, ये सभी सारी चीजें शिक्षण सामग्री के अंदर आती है, लेकिन सहायक सामग्री के अंदर आती है। अभी भी दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन शिक्षण सामग्री कहने से मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों का ही बोध होता है। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में घोषित शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए, और शिक्षण कार्य का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में घोषित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए। अब वो ये है कि जब हम कहते हैं शिक्षण कार्य का मूल्यांकन, तो एक तो ये आ गया कि शिक्षक का बाह्य व्यक्तित्व, उसका एटीट्यूड, और दूसरी उसकी शिक्षण की शैली और पद्धति, क्योंकि शिक्षण को शिक्षक से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षक ही हम आपको मालूम होगा कि अधिगम के, लर्निंग के कितने ही मॉडल दुनिया में प्रचलित है। एक इस लाइन में एक सूत्र वाक्य आता है कि देयर आर एज मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग एज मेनी मेथड्स ऑफ लर्निंग आर। कि भाई शिक्षण की कितनी पद्धतियां हैं, तो उसका जवाब देता है कि शिक्षण की उसकी कोई गिनती नहीं है। शिक्षण की इतनी पद्धतियां हो सकती हैं जितनी सीखने की पद्धति होती है। आप सब जानते हैं
कि मगध का कोई राजा था, उसके बच्चे थे वो बड़े नालायक थे, और कितने बड़े बड़े उस्ताद आए, शिक्षक आए, और कितने ही पद्धतियों से उनको पढ़ाना चाहा, वो पढ़ने के लिए वो छोड़े तैयार नहीं। तब जाकर विष्णु शर्मा आए और उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हुक्म हो तो मैं कोशिश करूं। और जब उनको आदेश मिला तो जंगली जीव जंतुओं की कहानियां गढ़ गढ़ करके और उसके आधार पर उन्होंने उन राजकुमारों को शील की, व्यवहार की, सदाचार की, नीति की शिक्षा दी, जो कहानियां पंचतंत्र के रूप में हमारे सामने आज तक है। और संसार की कोई ही शायद भाषा होगी जिसमें उसका अनुवाद न हुआ। तो इसलिए कहा कि देयर आर एज मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग एज मेनी मेथड्स ऑफ लर्निंग आर। लेकिन मोटे तौर पर आप जानते हैं कि बिहेवियरियल थियरी सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसके बाद नॉलेज प्रोसेसिंग थियरी आती है ना, जो कहती है कि लर्निंग क्या है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन इज लर्निंग। सूचना को, जानकारी को, और हमने कहा था कि ज्ञान जब वो बोलते हैं तो उनके लिए वो ज्ञान का मतलब है सूचना। हमारे लिए ज्ञान तो मनुष्य के लिए उपलब्ध होने वाली सर्वोच्च मानसिक अवस्था का नाम ज्ञान है, लेकिन उनके ऐसे उस ज्ञान से मतलब जानकारी। सो जानकारी लेना शिक्षक के मुख से हो, पाठ्य पुस्तक से हो, कहीं से हो, उसको धारण करके रखना। अरे तो पुराने मास्टर लोग हमारे यहाँ कहते थे इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो हो गया। तो ग्रहण तो किया, धारण नहीं किया। तो ग्रहण करना, धारण करना, और समय पढ़ने पर, परीक्षा में हो, व्यवहारिक जीवन में हो, उसको रिट्राइव कर लेना। याद 1 लाख बात याद मालूम है, उसको याद ही नहीं है बेचारे को, समय पर याद ही नहीं आता। हमारे यहाँ कहता है पेट में है मुंह में नहीं आता। तो नहीं हुआ तो फॉर्मल एजुकेशनल सेटअप में आपके पेट में क्या है, 1 लाख है, अगर आप बोल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे तो कुछ नहीं आपको मिलने वाला। तो ऐसा, तो इसमें बिहेवियरियल थियरी में ढेर सारी उसकी विशेषताएं हैं। एक विशेषता है कि वो शिक्षक को केंद्रीय स्थान देता है पूरी प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया में। लिखता ही है टीचर्स हैव टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन दिस होल प्रोसेस। अब वो आजकल जो चला है, या बहुत दिन से है, पहले चिट्ठी पत्री नाम था, आजकल डिस्टेंस लर्निंग है या सेल्फ लर्निंग। ये बिहेवियरियल थियरी साफ शब्दों में घोषणा करती है, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग इज एन एब्सर्ड। हिंदी अनुवाद किया जाए तो कहा जाएगा जो स्व अधिगम की पूरी अवधारणा बकवास है। एब्सर्ड नाम बकवास। तो इतनी बड़ी महत्ता है। सो शिक्षण को शिक्षक से अलग करके कैसे देख सकते, नहीं देख सकते। तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसमें आती है। आपके तो पूरे क्लास ही था कि एसेंशियल वैल्यूज ऑफ ए टीचर, है ना, मॉडर्न वर्सेस मतलब ट्रेडिशनल वर्सेस। तो इसी के कारण, क्योंकि शिक्षण का क्या अपने आप में कुछ भी नहीं है, कम से कम बिहेवियरल थ्योरी में जो वही थ्योरी हमारे ऊपर लागू है, उसी के अनुसार हमने पढ़ के, आपने पढ़ के तमाम परीक्षाएं पास की हैं और हम आप पढ़ा रहे हैं उसी थ्योरी के अंदर। तो ऐसा, तो शैली पद्धति। लेकिन अभी इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर ज्यादा ये करने की बात नहीं। मुख्य जो है हमारा जो उसका सब ब्रेकअप जो है, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन कैसे हो ये, और अंत में थोड़ी सी चर्चा इस पर भी आएगी, बाह्याकृति और अभिव्यक्ति और तकनीक। तो जैसा कि हमने निवेदन किया था, शिक्षण सामग्री करने से मुख्य शिक्षण सामग्री और सहायक शिक्षण सामग्री ऐसा करके देखते हैं। तो मुख्य शिक्षण सामग्री तो कितनी भी दुनिया बदल जाए, द मोर टाइम चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। बहुत दुनिया बदल गई है, फिर भी पाठ्य पुस्तकों का महत्व अपनी जगह पर है। तो ऐसा, और सहायक सामग्री आप देख रहे हैं, वास्तविक वस्तुएं। हमारे एक मास्टर साहब थे, तो एक दिन जो है कबूतर पकड़ लाए, जो छोटे छोटे थे, शायद पाठ में वो कबूतर का था। रक्षा में हत्या, आप पता नहीं हिंदी महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कहानी है रक्षा में हत्या, है ना। तो शायद उसी कहानी का संदर्भ समझाने के लिए कबूतर पकड़ लाए। उसमें कहानी है कि बच्चे देखते हैं कि रोशनदान में, अब तो घरों में रोशनदान ही नहीं होता, अब तो न रक्षा न हत्या कुछ नहीं हुई। रोशनदान में कबूतरों ने शायद
वो ये बनाया था और वहां वो अंडे उन्होंने दिए थे। तो ये बच्चे जो है उस चिंता में पड़ जाते हैं करके गिर जाएगा, सोने उसको अच्छी जगह पर रखा जाए। इसी चक्कर में भाई बहन दोनों इंतजार करते हैं, माँ बाप दोनों जब इधर उधर जाते हैं तो एक खींच के कुर्सी लाता है, उसके ऊपर एक मेज डालता है, बहन शायद बड़ी है वो पकड़ती है और भाई छोटा है वो चढ़ता है, लेकिन उतारने के चक्कर में वो अंडे गिर के फूट जाते हैं। यही कहानी है रक्षा में। तो कबूतर ले आए थे। तो वास्तविक वस्तुएं भी हमारे कक्षाओं में लाई जाती हैं कभी कभी, और वास्तविक वस्तु में सिर्फ जीव ही थोड़ी आता है, बाकी चीजें भी आती हैं। तो ऐसा फिर मॉडल्स आते हैं, चित्र सारणी, मानचित्र उपकरण, और आजकल के जितने भी जो नई हवा चली है यूज ऑफ ICT, जिसके ऊपर भी एक क्लास है जो आपका पेंडिंग होता जा रहा है, ताकि और उसी का फिल अप द ब्लैंक्स में बनाऊं। तो ये है, लेकिन इन चीजों की चर्चा का सहायक सामग्री की चर्चा के लिए अलग से चाहिए। हम आज पाठ्य पुस्तक यानी शिक्षण सामग्री के मूल्यांकन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले तो वही काफी होगा। तो जैसा हमने उल्लेख किया था कि शिक्षा सामग्री या शिक्षण सामग्री, विशेषकर पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित सूचीबद्ध शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में। और ये शैक्षणिक उद्देश्य वही होते हैं जो वर्गीकी में दर्ज हैं, टैक्सोनॉमी में दर्ज हैं। क्या? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब पाठ्यक्रम क्यों? आप नई शिक्षा नीति आप कोई भी निकाल कर देख लीजिए, 86 वाली ही देख लीजिए, और हमने मेरा मानना है कि हर शिक्षक को या इस कार्यक्रम व्यवसाय में जुड़े हुए हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, इस बार की शिक्षा नीति की बड़ी अच्छी विशेषता है, सिर्फ 60 या 62 पेज भरा हुआ है इन शब्दों से। ज्ञान हमें चाहिए, ज्ञान विद्यार्थियों को ज्ञानवान होना चाहिए, उनके अंदर बोध विकसित करना है, और तमाम जो को स्कॉलिस्टिक जिसको कहते हैं, भावनात्मक पक्ष से संबंधित ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेवार होना चाहिए, उनको जो है ये हमारे जीवन मूल्यों से परिचित होना चाहिए, संस्कृति के प्रति अनुराग हो, वगैरह वगैरह। सो पाठ शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उल्लिखित एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के आलोक में होना चाहिए। ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो टैक्सोनॉमी में दर्ज हैं, और इसी रूप में हमारी अभी की चर्चा टैक्सोनॉमी से जुड़ती है, इसलिए इसको टैक्सोनॉमी पार्ट 2 का नाम दिया गया। जबकि शिक्षण का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक, यहाँ पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन की बात थी तो सिलेबस बना रेफरेंस पॉइंट, और अब जब टीचिंग की मूल्यांकन की बात उठ रही है तो अब रेफरेंस पॉइंट टेक्स्ट बुक बनेगा, और उसमें वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के, वहां एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के आलोक में। एक अच्छी आदर्श पाठ्य पुस्तक में हर पाठ्य अध्याय के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सूची होनी चाहिए, या तो पाठ के आरंभ में या अंत में। अब मित्रों ये देखिए क्या है, हमारी पड़ोस में मैसूर में एक NCERT का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, RIE है, और हमें वो आपस में हम लोग सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं, बहन संस्था, भगनी संस्था। तो वहां उनका भी इधर आना जाना लगा रहता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, हमारा भी रहता है। वो एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको शायद मालूम होगा, और उनकी एक पाठ्य पुस्तक है दुर्बा। तो उसके लिए और लेटेस्ट टीचिंग मेथड उन्होंने, माने उनका ये दावा है और बहुत हद तक सही है, इंट्रोड्यूस किया है उसमें, और उसी के अनुसार गद्य पद्य का उसमें पाठ तैयार करवाया उन्होंने, और उसका फिर रिकॉर्डिंग करवाई, और वो पब्लिक डोमेन में है। तो उसमें हमने देखा, और तो मुझे भी थोड़ा सा उससे जुड़ने का संयोग मिला था, तो उसमें हमने देखा आमतौर पर ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्टेंस एजुकेशन की किताबों में मिलते हैं, जहां तक हमने देखा, आपने भी देखा होगा, और उसके सामने ही मिलते हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि ये जो NCERT का पाठ्यक्रम है वो फेस टू फेस मोड का है, डिस्टेंस मोड का नहीं है। ठीक, ये एक अतिरिक्त सुविधा के लिए इसको उसकी वीडियोस बना करके ऑनलाइन डाले, लेकिन उसमें भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिखाए गए हैं।
हर पाठ के, ये एक अच्छी बात है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, अब होता है तो जरूर होना ही चाहिए। और आजकल दोनों जगह देने का चलन है, शुरू में भी और अंत में भी। और शुरू में दिया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर, और अंत में थोड़ा सा उसमें वर्ब में चेंज ला करके वही हो गया लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चैप्टर। कि इस शुरू में दिया हम ये सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अंत में दिया कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने ये सीखा, ये जाना, ये समझा। तो ऐसा, तो खैर जो कुछ भी हो, मुद्दा ये है कि टीचिंग मटेरियल या दूसरे शब्दों में पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन सिलेबस में वर्णित एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के आलोक में होना चाहिए, और टीचिंग की प्रक्रिया का और उसके आउटकम का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की रोशनी में होना चाहिए। अब हमने अर्ज किया था कि इन दोनों तत्वतः तो दोनों एक हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में, उनकी शब्दावली में, उनके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। उसको हम देखते समझते चले कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन टैक्सोनॉमी की शब्दावली में किया जाता है, जैसे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि। जबकि साइड बाय साइड देखते चलें, अनुदेशनात्मक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का वर्णन, ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में किया जाता है। देखिए साहब, ये ज्ञान, ये बोध बिहेवियर है, लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है। बल्कि ज्ञानी तो हमारे यहाँ चुप, भली गगरिया छलक अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। जब ज्ञान पूर्ण रूप से बोध हो जाता है मनुष्य को, तो बोलना ही बंद कर देता है। जो मिलता है वो प्रसाद समझकर पाता है, जहां वो मिलता है वहां धरती माँ की गोद समझकर सोता है। जो मिलता है जड़, चेतन, जीव, मनुष्य, सब में उसी परमात्मा के स्वरूप का वो दर्शन करता है। तो ज्ञान बोध है, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। अनुप्रयोग जरूर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। किसी चीज का, जब कोई इंजीनियर मकान की तामील कर रहा है, मैकेनिक जब आपकी मोटरसाइकिल, कार की बिगड़े हुए इंजन को बना रहा है, वो आप देख सकते हैं, वो ऑब्जर्वेबल है। लेकिन ज्ञान बोध खास तौर पर के, और हमने अभी बात की थी बिहेवियरल थ्योरी की। बिहेवियरल थ्योरी का ही दूसरा नाम है मास्टरी लर्निंग मॉडल। और मास्टरी लर्निंग मॉडल, साहब मैं अभी सिर्फ ये बोलकर छोड़ रहा हूं, आप उसको देखेंगे आगे, ज्ञान बोध तक ही सीमित है, उससे ऊपर हमारा फोकस नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हमारा फोकस ज्ञान बोध पर तक ही सीमित है। मास्टरी, उसी को मास्टरी लर्निंग मॉडल नाम दिया गया। तो खैर ऐसा, लेकिन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन पर्यवेक्षणीय व्यवहारिक शब्दावली में, यानी पहचान करना। बेटे, मम्मी कौन है तुम्हारी? 3-4 महिलाएं हैं, मौसी है, चाची है, बगल वाली आंटी जी हैं, और बच्चे ने आगे बढ़ के अपनी माँ का आंचल थाम लिया, माँ को पहचान लिया। आप भी देख सकते हैं कि हाँ पहचाना, अगर गलती किया वो भी देख सकते हैं सही किया। सूची बनाना, नाम बताना, चुनना, परिभाषित करना, वर्णन करना, बयान करना, तुलना करना, ये अच्छा आप ये देख लीजिए, ये सब ये अनुवाद है। मूल शब्द है आइडेंटिफाई, लिस्ट, एनालिस्ट, नेम, सिलेक्ट, डिफाइन, एक्सप्लेन, स्टेट, कंपेयर, रिबिल्ड। ठीक, ये सब अच्छा टैक्सोनॉमी के ही ये ब्रेकअप है, टैक्सोनॉमी के ही ब्रेकअप है, ज्ञान के ब्रेकअप है ये। तो क्या, तो ये अंतर हो गया कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में किया जाता है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं है अपने मूल रूप में। एक आध अनुप्रयोग वगैरह है, लेकिन मूलतः वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनको देखा दिखाया नहीं जा सकता।
लेकिन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन जो पाठ्य पुस्तक में होता है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर टर्म्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो गलत है। कम से कम निचली कक्षा में तो जरूर होना चाहिए। ऊपरी कक्षाओं में वो चलता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी हम टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में बयान करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि इन सब सोपानों से गुजर कर आया है हायर एजुकेशन। लेकिन स्कूल एजुकेशन में यही होना चाहिए पद्धति। तो एक तो ये अंतर हो गया कि एक टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में आता है जो नॉन ऑब्जर्वेबल है ऑलमोस्ट, दूसरा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के टर्म्स में आता है। फिर शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण पूरी पाठावधि के लिए किया जाता है, पूरे कोर्स के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि वो पाठ्यक्रम में होते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य प्रत्येक पाठ या कक्षा के लिए होते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो उद्देश्य है सो है, और आप अच्छी तरह जानते हैं प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कि हर शिक्षक को ये बताया गया है कि कक्षा में कदम रखने से पहले उस दिन की कक्षा के अनुदेशनात्मक उद्देश्य उसके मनोमस्तिष्क में बिल्कुल साफ होने चाहिए। पहले मास्टर साहब लोग कोई बच्चा पहले जनरल पढ़ाते थे, देखते थे कि 2-3 है जो ज्यादा ही लटक गया, उसको फिर कोशिश किया रिइंफोर्समेंट दिया, नहीं वो पिकअप कर रहा, तो एक दिन एक बेंच वगैरह लेके आते थे और वो बोलते थे भी कि आज तुमको ये स्पेलिंग नॉलेज की तुमको याद करा ही देंगे, और उस दिन वो करा ही देते थे। मतलब क्या, उस दिन का उन बच्चों का अनुदेशनात्मक उद्देश्य वो गुरुदेव एकदम से क्लियर करके आए। तो इसलिए कहा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड और स्टेटेड फॉर द होल कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड फॉर एवरी चैप्टर और इवन एवरी पीरियड, लाइक दैट। तीसरा अंतर हम लोगों की समझ से शैक्षणिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में ये है कि शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण में शिक्षकों की कोई सीधी भूमिका नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम तो कहीं और बनते हैं, दिल्ली में बनते हैं नहीं है, और लागू करना मैसूर में, पुस्तक छपती है नोएडा में और चेन्नई में, कहीं भी, ठीक। तो शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण में शिक्षकों की सीधी भूमिका नहीं होती, जबकि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में शिक्षक जो है सुधार परिष्कार कर सकता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई वो कर सकता है, इसका उसको अधिकार है, बिना माइक लगा के घोषणा किए। और कक्षा के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो खुद उसको ही डिसाइड करना है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने में, अब प्री डिसाइडेड है, डिटरमिन्ड है, तो उसको मॉडिफाई करने में शिक्षकों की भूमिका होती है। लेकिन शैक्षणिक उद्देश्यों में उनकी शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि वो उनके बियॉन्ड रीच है, उनके कहीं और से तैयार होता है। एक विशेषता ये अंतर हुआ, दोनों में समानता यह है कि दोनों ही प्रकार के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। भाई घर से निकलने से पहले ही आपको तय कर लेना है कि भाई आखिर जाना कहाँ है, स्कूल जाना है, कहीं घूमने जाना है, कि रिश्तेदारी में जाना है। हालांकि आजकल देखते हैं बहुत लोग गाड़ी वगैरह तो सब लोग रखने लगे, जाना कहीं है नहीं, उस मैकेनिक ने बताया है कि 8-10 दिन पर एक बार इसको चला लिया कीजिए, तो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर वो आपके आगे आगे जा रहा है तो कभी बाएं मुड़ेगा कभी दाएं, तो उसको पता ही नहीं किधर जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे शैक्षणिक उद्देश्य हो चाहे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हो, पूर्व निर्धारित, कम हो ज्यादा हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, पूर्व निर्धारित। तो शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सूची थोड़ी सी यहां हमने दी है। और साहब ये पूरी चर्चा का उद्देश्य अभी जो है, न तो शिक्षण का मूल्यांकन करने जा रहे हैं हम लोग इस सेमिनार में, इस वर्कशॉप में, हालांकि इनफॉर्मल मूल्यांकन सबका चल रहा है, जो भी शिक्षक आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी शिक्षक में शिक्षक, वो सबका चल रहा है, लेकिन वो एक अलग मसला है। फॉर्मली हम न तो शिक्षण का मूल्यांकन करने जा रहे हैं इसमें, और न पाठ्य पुस्तक का करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर मुझको थोड़ा बहुत सही अनुभव हुआ है तो ये हुआ है कि आपकी संस्था, लेकिन जैसा हमने सुना है, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन कराने के बारे में सोच रही है, क्योंकि हर कार्यशाला में एक शिक्षकों की तरफ से, ये शायद 8वीं, दिस इज 8th और 9th,
दिस वर्कशॉप, This is 8th, sir. हाँ 8वीं है, बल्कि इससे पहले असमिया तो मराठी तो ये सब का हो चुका है। तो ये हर जगह से आया है, हर बार ये फीडबैक आया है कि भाई पाठ्य पुस्तकों का थोड़ा सा ये होना चाहिए। तो ये तो अभी लेकिन वो नहीं होने जा रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा का एक इमीडिएट लाभ आपको होगा मेरी समझ से, अगर आप उससे लाभ लेना चाहें तो, कि परसों से जो प्रश्न निर्माण करेंगे उसमें जो इस कैटेगरी के अनुसार प्रश्न बनाए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इन्हीं तीनों का हमने रखा है। क्योंकि हमने पहले निवेदन किया कि हमारे सिस्टम एज ए होल में 5-6 इंटेलेक्चुअल स्किल्स, संज्ञानात्मक कौशल बताए गए हैं, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। लेकिन व्यवहार में इन्हीं तीनों पर ज्यादा स्ट्रेस है। तो ऐसा तो बोध प्रश्न ज्ञान प्रश्न से कैसे अलग होगा, और ये दोनों से अनुप्रयोग प्रश्न कैसे अलग होगा, इसका संकेत ही नहीं, इसका अनुदेश टैक्सोनॉमी में दिया हुआ है कि वो उसको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद करने में बड़ी कठिनाई है कि वर्ब तो एक्शन ही है, बिना एक्शन के तो कोई वर्ब नहीं, लेकिन उन्होंने ये टर्म यूज किया है एक्शन वर्ब। तो खैर हम उसको वैसे यूज करें। टैक्सोनॉमी में आप देखेंगे कि वो बताया गया है कि ज्ञान प्रश्न तभी होंगे जब उन प्रश्नों में इन एक्शन वर्ब्स का प्रयोग होगा। जैसे आइडेंटिफाई द नाउन्स और वर्ब्स अमॉन्ग द सेंटेंस। अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया वर्ब्स को तो जानेंगे कि हाँ वर्ब का ज्ञान है उसको। सो पहचान लेना, सूची बनाना, नाम बताना, चयन करना, टू आइडेंटिफाई, टू लिस्ट, टू नेम, टू सेलेक्ट, टू डिफाइन, टू मेक आउटलाइंस, टू कंपेयर, टू रिप्रोड्यूस, ये जो एक्शन वर्ब है वो टैक्सोनॉमी में सुझाए गए हैं कि ज्ञान आधारित प्रश्न जिनको भी बनाना हो, नहीं बनाना हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर बनाना हो तो उस प्रश्न निर्माता को चाहिए कि इन ये एटसेट्रा है, यही नहीं है और भी है, इन एक्शन वर्ब्स का प्रयोग करे, तभी सिद्धांततः ये माना जाएगा कि उसका प्रश्न ज्ञान प्रश्न बोध है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए ये एक्शन वर्ब्स सुझाए गए हैं कि भावानुवाद करना, व्याख्या करना, यानी क्या है भावानुवाद का अंग्रेजी क्या होगा, थीमेटिक ट्रांसलेशन, एक वर्ड टू वर्ड नहीं, थीमेटिक। आपने जो कहा था कि क्यों ये सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी शुड रेट कोट रेट पर हेड, तो लिख दिया दर प्रति सर उद्धृत करे, वो नहीं, भावानुवाद। व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन, हमने कहा था इंटरप्रिटेशन है असल बोध का की एक्टिविटी, लेकिन इंटरप्रिटेशन थोड़ा जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो जाता है, ऊंची चीज हो जाता है, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन इससे ऊंची चीज है, लेकिन काम चलाने के लिए एक्सप्लेनेशन। फिर डिफेंड, पक्ष या विपक्ष में दलील देना, जब तक आप मामले को सही से समझेंगे नहीं, जानने पर दलील देंगे। तो अभी रूस उक्राइना में लड़ाई हो रही है तो मारो उसको उक्राइना, कोई कहता मारो रूस, भले ठीक किया उक्राइना वाले को, नाटो में जा रहा था, मालूम कुछ है नहीं, समझ रहे कुछ नहीं, कहाँ नाटो में जा रहा था, जाता तो नाटो वाले आते नहीं उसको बचा। तो ऐसा तो दलील, तो आपके प्रश्न में ये एक्शन वर्ब इंटरचेंज, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द हम जो डालते हैं तो दोनों का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं और ये हम जानते हैं कि दोनों का मतलब एक है, तभी एक्सचेंज करते हैं। अंतर बताना,
डेड्यूस निष्कर्ष निकालना, प्राक्कलन करना, एस्टिमेट, प्रिपेयर, एग्जाम्पल देना। जिस मसले को, मुद्दे को, जिस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही ढंग से आपने मतलब हमने, आपने, बच्चे ने, किसी ने सही ढंग से समझा है तभी वो सही उदाहरण दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। तो ऐसा प्रिसाइज करना। तो प्रिसीजन बेस्ड क्वेश्चन, इससे ये साबित हुआ कि बोध प्रश्न का ज्वलंत उदाहरण है। प्रिसीजन बेस्ड आप क्वेश्चन दे रहे तो बोध प्रश्न है ही है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे, और उसी तरह से अनुप्रयोग का है, परिवर्तित करना, प्रदर्शित करना, सुधार करना, बनाना, चलाना, जोड़ना, इस्तेमाल करना, हल करना। ये एक्शन वर्ब इस तरह के और भी सूची है। और सूची में एक बात मैं बता दूं कि थोड़ा सा ये इन क्या उसको बोलते हैं, ओवरलैपिंग भी है। ठीक है, एक चीज जो है आपको एक कोई एक्शन वर्ब ऐसा होगा जो ज्ञान में भी मिलेगा, बोध में भी मिलेगा, अनुप्रयोग में भी मिल सकता है। कारण इसका ये है मित्रों कि ये सारा जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं ह्यूमन माइंड का या पर्सनालिटी का, कि इसके 3 डोमेन होते हैं, एक उसका संबंध उसकी बौद्धिक क्षमताओं से है, दूसरे का उसकी भावनाओं से है, तीसरे का फलाना क्या एक्शन से है। ये समझने समझाने के लिए एक मजबूरी के तहत कर रहे हैं। अब फिर ज्ञान का इतना ब्रेकअप बनाया हमने, फलानी चीज का ज्ञान, घटना का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, तो श्रेणियों का ज्ञान। लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व के जैसे कॉम्प्लेक्स चीज को आप जानते हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो व्यक्तित्व आपके सामने है, जिसको तैयार करने, सर्वांगीण विकास की बात करके इतने बड़े बड़े संस्थान, इंस्टीट्यूट खोल के स्कूल कॉलेज बैठे हैं आप, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हिमशैल का वो दिखाई देने वाला हिस्सा है, वो व्यक्तित्व जो आपके सामने है, जो बच्चा की उंगली पकड़ के बाप लाया है आपके एडमिशन कराने, उसके व्यक्तित्व का तो 90% हिस्सा उसको खुद भी नहीं मालूम। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों को इस तरह से क्लासिफाई फिर फर्दर ब्रेकअप करना तत्वतः उचित नहीं है, क्योंकि कब हम ज्ञान की अवस्था में होते हैं और कैसे तुरंत ही बोध प्राप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ज्ञान के लिए बैठे थे और ज्ञान प्राप्त हुआ, और कब बोध प्राप्त हुआ, तो कहने के लिए कहते हैं कि सुजाता का खीर खाते ही उनको ज्ञान, तो ज्ञान था तो ज्ञानी नाम होता ना, ज्ञानी बुद्ध नहीं, ज्ञानी गौतम ज्ञानी उनका नाम होता ना, नाम है बुद्ध, मतलब बोध की प्राप्ति, ज्ञान की नहीं। या हमने कहा कि ज्ञान ही एक सीमा से आगे बनकर बोध बन जाता है। ज्ञान और बोध दोनों मिलकर हमारे अंदर अनुप्रयोग की क्षमता को विकसित करते हैं, और ऐसे क्रम आगे चलता है और हम मूल्यांकन की क्षमता तक पहुंचते हैं। तो ओवरलैपिंग इसलिए मिलती है, ये एक दूसरे से गुथी हुई चीज है। लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए, जैसे एक डॉक्टर निर्ममता पूर्वक ऑपरेशन करता है और अच्छा खासा पेट है जिसको चीर करके, सीने को चीर करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान वालों ने ये व्यक्तित्व को, क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्टिव है, उसको विकसित करना, विकसित करने बिना समझे कैसे करेंगे, तो इसलिए ये कंपार्टमेंट बनाए गए, वरना ये कंपार्टमेंट इस तरह से नहीं होता, समझने समझाने के लिए बनाया। तो मित्रों ये है कि हम जब कहते हैं कि शिक्षण का, तो एक तो इसका उपयोग इमीडिएट आपको होने वाला है कि अगर जब प्रश्न बनाने बैठेंगे परसों से, तो ज्ञान प्रश्न बनाएंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे, अनुप्रयोग संबंधित प्रश्न बनाएंगे, तो यथासंभव अगर आप इन एक्शन वर्ब्स का प्रयोग करेंगे तो तत्वतः आपके प्रश्न उस श्रेणी के अधिकारी बनेंगे। वरना हो सकता है आप बनाना चाहते हैं ज्ञान प्रश्न, बन गया बोध प्रश्न, बल्कि ऐसा कम भी होता यह है, उल्टा होता है, बोध प्रश्न हम दावा कर रहे हैं, बोध प्रश्न बुला रहे हैं, असल में ज्ञान प्रश्न, क्योंकि गिरता है नीचे ही लोग ना, गिरने से ऊपर नहीं जाता कोई। तो ऐसा, तो आपको सहायता मिलेगी। और दूसरा जो विषय से संबंधित सीधा किस तरह से है, तो देखिए अभी जो है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टीचिंग, टीचिंग का इवैल्यूएशन टेक्स्ट बुक में स्टेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के रोशनी में हो,
और टेक्स्ट बुक में जो स्टेटेड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में है, होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। तो इस अभी जो चर्चा हो रही है इसका दोनों महत्व है, ये दो धारी तलवार के तरह है। क्वेश्चन बनाते समय इमीडिएट यूज आपको परसों हो जाएगा अगर आप चाहे तो, नहीं तो सैद्धांतिक चर्चा तो हो ही रही है कि भाई शिक्षण का मूल्यांकन हो तो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित अनुदेशनात्मक महत्व के उद्देश्यों की रोशनी में हो। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? ज्ञान के अलग होने चाहिए, बोध के अलग होने चाहिए। और तीसरा, कल कोई पाठ वगैरह बनाने बैठे, आप पाठ्य पुस्तक तैयार करने बैठे, तो आपको ये इमीडिएट काम आ सकता है, बजाय ये लिखने के फलाने चीज का ज्ञान होगा, फलाने चीज का बोध होगा। आप जो ब्रेकअप है, जो ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर टर्म्स में जो एक्शन वर्ब के रूप में जो ये सारे स्किल्स है ना, पहचान लेना स्किल है। कई आदमी को देखेंगे, खास करके बूढ़ा, हम लोग जो उसी श्रेणी में, कौन बाबू, वो अपना नाम बता रहा है तो उसका बाप का नाम पूछ रहा है। तो मतलब पहचान एक कौशल है और कोई पहचान नहीं, ठीक ना? तो ऐसा। और साहब तुलना करना, रूपरेखा बनाना, ये तो कौशल है ही। बचाव करना, डिफेंड, वकील क्या करता है? कुछ भी नहीं करता हमारे बदले, वो हमारे कर्म कुकर्म सब हम साथ लेकर जाते हैं, सबूतों से भी वकील कोई छेड़छाड़ नहीं करता, हमारा बचाव करता है। उन्हीं सबूतों की इंटरप्रिटेशन हमारे पक्ष में करने की कोशिश। ये तमाम कौशल हैं, इन्हीं कौशलों का विकास करना शिक्षण का परम उद्देश्य है। और चूंकि शिक्षण का यही उद्देश्य है तो मूल्यांकन का भी यही उद्देश्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्यों से अलग नहीं हो सकते। मूल्यांकन के उद्देश्य भी वही होंगे कि शिक्षण के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की परिपूर्ति कहाँ तक हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और क्या ऐसे रेमेडियल मेजर्स, ये बताना भी मूल्यांकनकर्ता का धर्म है। हम कहते हैं कि इसको ट्यूटोरियल दिया जाए, इसको ट्यूशन दे गार्जियन। हालांकि ट्यूशन पढ़ाना जैसे दहेज लेना देना अपराध है, घूस लेना दे, ट्यूशन पढ़ाना, फिर भी हम जब जुबान में गार्जियन को थोड़ा दे देते हैं संकेत की भाई इसको थोड़ा ट्यूशन दीजिए, मैथ्स का इंग्लिश का नहीं तो भी चलेगा। तो रेमेडियल एक्शन भी बताना लेना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ये इस चर्चा के इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लाभ आपको हमको मिलने वाले हैं। तो शैक्षणिक उद्देश्यों की अनुदेशना के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सूची। अब शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्णन के उदाहरण हम अभी लेकर चल रहे हैं कि शिक्षण का मूल्यांकन होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की रोशनी में। और पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री से मुख्य तात्पर्य ले रहे हम, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित शैक्षणिक उद्देश्यों की रोशनी में होना चाहिए। और देखिए साहब, बहुत ही माइन्यूट और एब्स्ट्रैक्ट ये विषय है, सामने हमारे कुछ भी नहीं है, न पाठ्य पुस्तक हमारे सामने है, न कोई शिक्षण हमारे सामने है। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको लगे कि गड़बड़ और गड़बड़ है तो आप उसको काइंडली बियर विथ मी, है ना, और हम भी इसको फिर से देखेंगे और आप भी इसमें परिष्कार कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि अब आज से तो ये सब की संपदा हुई, आज से मेरा इस पर से अधिकार चला गया, सबके पास ये पहुंच गया। तो इसमें अगर कोई आपको कहीं ढोल झोल मालूम हो तो उसकी मरम्मत आप करें। तो अभी इससे पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सूची हमने पढ़ी और उसका वर्णन कैसे होना चाहिए, पाठ के अंदर, आरंभ में हो, अंत में हो। अब शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्णन के उदाहरण देंगे जो कि सिलेबस में होने चाहिए, कि इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्र, अब देखिए जनरल हम किसी विषय पर नहीं केंद्रित हो सकते, जहां जरूरत होगा वहां होंगे भी, कि इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्र इस विषय की प्रकृति, इसकी संरचना और विषय वस्तु तथा उद्देश्यों को जान सकेंगे, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों के परस्पर संबंधों को समझ सकेंगे, ये बोध हो गया।
इस विषय के नियमों और सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में या परीक्षा के दौरान व्यवहारिक रूप दे सकेंगे, यह अनुप्रयोग हो गया। इस विषय की समस्याओं और कठिनताओं का विश्लेषण कर सकेंगे, एनालिसिस हो गया। इसके समाधान सुझा सकेंगे, ये सिंथेसिस हो गया। और इस विषय की महत्ता, उपयोगिता और प्रासंगिकता पर अपनी राय दे सकेंगे। ये जस्ट एक नमूना है कि पाठ्यक्रम में उस पाठ्यक्रम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का वर्णन, उसकी लिस्टिंग किस शब्दावली में होनी चाहिए। क्योंकि ये पाठ्यक्रम ये ना समझे कि हमारी रोशनी में पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन हो रहा है तो यहाँ कोई बचा हुआ नहीं है। पाठ्यक्रम का भी मूल्यांकन हो सकता है और होना ही चाहिए। किसकी रोशनी में? पाठचर्या की रोशनी। ठीक, अब पाठचर्या का मूल्यांकन होना चाहिए शिक्षा नीति में उद्देश्य घोषित जो उद्देश्य है उनकी रोशनी। तो इस चर्चा का उद्देश्य है कि एक आदर्श पाठ्यक्रम में, अच्छे पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन किस प्रकार होना चाहिए। ये कोई अंतिम नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। एक जस्ट एक ये क्या कहें उसको, एक नमूना है या एक ढंग एक है कि इस ढंग से होना चाहिए, वरना इसमें हेरफेर, शैली में परिवर्तन ये हो सकता है, होना ही चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इसी तरह से होना चाहिए। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य कैसे लिखे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए हैं, व्याकरण से लिया है कि जैसे देखिए, इस पाठ के अध्ययन के बाद छात्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को पहचान कर उनकी अलग अलग सूची बना सकेंगे। देखिए, क्योंकि ये शर्त है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन पर्यवेक्षणीय व्यावहारिक शब्दावली में होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स, जिसको देखा जा सके। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को अलग अलग पहचान रहा है, लिख रहा है, लिस्ट बनाएगा ना, एक पैसेज देंगे उसमें कहेंगे, तो लिस्ट बनाएगा संज्ञा, फिर हेडिंग देगा सर्वनाम, फिर विशेषण। अब देख रहे हैं कि क्रिया की जगह सब क्या बोले विशेषण लिख रहा है, तो हम देख लेंगे सही कर रहा है गलत कर, जो भी बिहेवियर है ऑब्जर्वेबल है। ऐसा स्त्रीलिंग छूट गया, शब्दों को पुल्लिंग में, एक वचन को बहुवचन में बदल सकेंगे। अगर बदल रहा है और सही बदल रहा है कि गलत बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, वो भी देखेंगे। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची, विपरीतार्थक, सूचक, भिन्नार्थक शब्द आदि बता सकेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे, संधि विच्छेद कर सकेंगे, आदि आदि। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन पर्यवेक्षणीय व्यावहारिक शब्दावली में होना चाहिए, जबकि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन जो पाठ्यक्रम में होता है वो टैक्सोनॉमी में जो वर्णित शब्दावली है, ज्ञान, बोध आदि, उसमें होना चाहिए, जो अपने मूल रूप में अपर्यवेक्षणीय है। अच्छा, इन्हें मतलब कहा गया, तो इसको है ये पहचान लेना, सूची बताना, नाम बताना, चयन करना, इनको ही जैसा कि हमने निवेदन किया था कि क्रियापद, एक्शन वर्ब कहा गया है। यही छात्र के ज्ञान, बोध आदि को जो अन्यथा अपर्यवेक्षणीय हैं उनको पर्यवेक्षणीय बनाता है। और परसों हमने निवेदन किया था कि किसी भी चीज का, किसी भी कौशल का मूल्य परीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि वो सामने आए। बिना सामने आए उसका परीक्षण नहीं हो सकता। कैसे होगा? दर्जी के पास जाएंगे, हम है ही नहीं, कहेंगे जरा हमारा मेजरमेंट ले लेना भाई, कुर्ता लंबा ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, आजकल फिर छोटा वाला चला, तो आप जाएंगे तभी तो मेजरमेंट लेगा। तो बिना प्रत्यक्षीकरण के मापन, मूल्यांकन नहीं हो सकता। और प्रश्न का सारा उद्देश्य है प्रश्न पूछने का कि छात्र की जो ज्ञान, बोध आदि क्षमताएं हैं, जो हमने अथक प्रयास करके साल भर, 6 महीना, 2 साल उनके अंदर इन्फ्यूज किया है, मगर वो पर्यवेक्षणीय नहीं है, क्योंकि तत्वतः वो पर्यवेक्षणीय है ही नहीं।
क्लास में खूब मूडी डुला रहा है, आप लेक्चर दिए जा रहे हैं पर लेकिन क्या गारंटी है ऐसे मूडी डुला रहा है कि कुछ समझ भी रहा है? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तभी होगी जब बिठा कर उससे प्रश्न पूछेगा। तो एक इसीलिए एक देखिए ये डायग्राम बनाया है कि हर प्रश्न अपने आप में एक मिसाइल की तरह है। बड़े दुख की बात है आजकल मिसाइल का देखिए धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, जिस सबको हम लोग सुख शांति का धाम समझते थे यूरोप की, उसकी ये दशा है। तो खैर वो अलग मसला है। प्रश्न भी एक तरह के मिसाइल है, और जिस तरह से मिसाइल में ईंधन होता है तो प्रश्न की जो विषय वस्तु है वो उसका ईंधन है। उसके बिना वो मूवेबल नहीं होगा। कोई भी प्रश्न आप बताइए, बिना विषय वस्तु के कोई प्रश्न हो सकता है? आप पूछेंगे हमको एक प्रश्न बनाइए तो पहला होता है कि भाई किस विषय पर बना, करेक्ट? तो बिना विषय के कोई प्रश्न नहीं। तो विषय जो है वस्तु वो प्रश्न रूपी रॉकेट या मिसाइल का ईंधन है। क्रियापद जो है वो उसका वो क्या वारहेड है जो विस्फोट करता है। ईंधन का काम सिर्फ है खींच करके उस मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाना। ईंधन की भूमिका समाप्त। लक्ष्य से टकराने के बाद वारहेड है जो विस्फोट का। वारहेड नहीं है तो मिसाइल ठुस हो जाती है। दिखाता भी है सीधे गिरा हुआ उसमें। एक्शन वर्ब ही उस प्रश्न रूपी मिसाइल का वारहेड है, और वही छात्र के खोपड़ी से टकराता है। अब तब जाकर के उसका ज्ञान बोध, अनुप्रयोग की क्षमता, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन की क्षमता, ये कौशल उसके निकल के छिटक जाते हैं कागज पर। और जब कागज पर छिटक के आ गए, रिकॉर्डेड हो गए, तब उसका आराम से बैठ के और तारीख बना के और मूल्यांकन किया। 7 दिया, फिर कहने 7 कम हो गया, 8 दिया। फिर किसी ने कहा नहीं सर 8 तो 8 में ज्यादा हो, चलो फिर 7.5, तो 8 हो ही गया। एक्शन वर्ब्स की ये भूमिका है कि नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को वो ऑब्जर्वेबल बनाते हैं। छात्र के ज्ञान बोध को बाहर निकालते हैं। गलत है वो भी हम देख सकते हैं, ज्ञान अधूरा है, गलत है, बोध गलत है, अनुप्रयोग सही हुआ है, गलत, जो भी हो निकलता है सामने और हम उसको देखते हैं। तो ये चर्चा दोधारी तलवार की तरह चल रही है। पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की रोशनी में शिक्षण का हमें मूल्यांकन करना है। उस अनुसार शिक्षण हो रहा है कि उस उद्देश्यों की प्राप्ति हुई तो ठीक शिक्षण चल रहा है। 50% प्राप्ति हुई, 50% शिक्षण ठीक हुआ है, 60% हुई, 60%। ओवरऑल स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा ओवरऑल, राइट? तो ऐसा। और इमीडिएट तो आपको प्रश्न बनाते समय इसकी आवश्यक, मतलब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तो फिर इसी चीज को दोहराया गया है। शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में घोषित शिक्षण उद्देश्यों के अलग होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में वर्णित शिक्षण का मूल्यांकन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसका प्रयोजन यह है कि वो ठीक ढंग से वो चल रहा है कि नहीं, एक दूसरे के सामंजस्य में है कि नहीं। मूल्यांकन का तो यही उद्देश्य है। अब साहब ये है कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य किसी को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, किसी को दंडित करना, पुरस्कृत करना बिल्कुल, सेलेक्ट रिजेक्ट करना भी नहीं। मूल्यांकन का एकमात्र उद्देश्य, कोई भी मूल्यांकन हो, इस मूल्यांकन उस मूल्यांकन, क्वालिटी मेंटेनेंस। क्योंकि इस शास्त्र का एक सिद्धांत है कि नो क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड वेयर देयर इज नो प्रॉपर इवैल्यूएशन। जहां उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं होता वहां गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं। भगवत कृपा है, गुणवत्ता आ गई तो आ गई, जस लूटिए आप भी, संस्था भी लूटे। एक थोड़ा इधर उधर की बात करता हूँ, कहते IIT से एकदम से क्रीम निकलता है। किसी ने कहा क्रीम निकलता नहीं है, वो क्रीम लेता ही है ना हो।
तो क्रीम लेता ही है, तो क्रीम डिब्बे में रखता है तो डिब्बे से फिर क्रीम ही निकलेगा, बल्कि घी निकलेगा। बहादुरी तो तब है कि हमारे आपके खास करके हमारे नवोदय विद्यालय दूर देहात में, यहाँ से मैसूर का विद्यालय है 20 किलोमीटर अंदर, कोंदोहल्ली नाम नहीं याद रहता। और उन बच्चों को जब आप मक्खन बनाते हैं तब बहादुरी है। तो गुणवत्ता का निर्धारण उनको एश्योर करना ही, क्वालिटी मेंटेनेंस संरक्षण ही मूल्यांकन का एकमात्र उद्देश्य है। किसी को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना ये नहीं। स्टूडेंट के अंदर में सेलेक्ट रिजेक्ट करना है एग्जाम में, या एस्पिरेंट कोई भी है उसके लिए सेलेक्ट रिजेक्ट भी है, लेकिन वो सेलेक्ट रिजेक्ट भी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ही है। दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं कि हमको अच्छे विद्यार्थी मिले, हमको अच्छे कार्यकर्ता मिले। और दूसरी शर्त यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव, देखिए साहब, शिक्षक के रूप में जब आप गद्दी पर विराजते हैं कक्षा में तो आप सिर्फ शिक्षक होते हैं, लेकिन वही शिक्षक जब आप मूल्यांकनकर्ता बन के बैठते हैं इवैल्यूएशन सेंटर में तो आप जज की भूमिका में होते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चे को फांसी पर झूलने के लिए मजबूर कर सकता है। आए दिन हमारे अखबार इस तरह की खबरों से भरे थे। बाद में जब उसका रीइवैल्यूएशन होता है तो बच्चा दूसरा परफॉर्मेंस। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मूल्यांकनकर्ता की, चाहे किसी का मूल्यांकन हो, कोई मूल्यांकन करे तो ये विशेषज्ञों की देखरेख में होनी चाहिए। चाहे शिक्षण कार्य का मूल्यांकन हो, चाहे शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन हो। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा राह चलता, जो कोई आ रहा है हमारा मूल्यांकन करता जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ये मैं हमारे अपनी संस्था के लिए मैं ये विनम्र समझिए कि ये दावा हमारा है कि हमको इस क्षेत्र में बड़ा लंबा अनुभव है और देश और विदेश की संस्थाओं के खास करके भाषा पाठ्य पुस्तकों का हम मूल्यांकन करते रहे हैं। हमारे पास इसकी विशेषज्ञता है, विशेषज्ञों की हमारे पास सूची है, पूल है, जिनका हम समय समय मदद देते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा दिल साफ है, हमारा दिमाग साफ है कि साहब किसी चीज का मूल्यांकन करना हो तो उसका मूल्यांकन उससे ठीक पहले की जो चीज है उसी श्रृंखला में उसके उद्देश्यों की रोशनी में होना चाहिए। अक्सर यही चूकते हैं हम, यही भूल करते हैं, वो मूल्यांकन नहीं। तो ऐसा है साहब। अब थोड़ा सा उधर शुरुआत जो की थी कि शिक्षक की खूबियां शिक्षण यहाँ लिखा गया है, वर्च्यूज ऑफ ए गुड टीचर, हालांकि इस पर आपकी चर्चा हो गई है। तो इसमें ये खत्म ही, अंतिम ही है, समय भी हो गया। ये जब ढूंढने लगे हम तो सैकड़ों मिला। जैसे शिक्षक ने ही ठेका लिया है दुनिया भर के जितने देवोपम जो भी गुण हैं, दया, क्षमा, उदारता, साहब, इंसान हूं प्याला ओ सागर नहीं हूं मैं, गालिब का शेर है। क्यों गर्द से मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला हूं सागर नहीं हूं मैं। शिक्षक भी इंसान है भाई साहब। इतने क्यों लाद रहे हैं जो देवताओं के लिए भी पाना दुर्लभ है। सैकड़ों, यानी जो मन में आया लिस्ट गिना दिया, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। तो इतनी ज्यादती हम अपने भाई बिरादरी के साथ कैसे कर सकते। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये 4-5 जो गुण हैं वो एक शिक्षक को किसी न किसी मात्रा में धारण करना चाहिए, जिसमें कि धैर्य है, न्यायप्रियता है। क्लासरूम में कितने तरह का प्रोवोकेशन होता है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन अब हम उसी में बह जाएं तो हो गया उनका जो 2-4 जो शैतान होते हैं हर कक्षा में, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। मास्टर साहब को हमारे यहाँ कहता अलगा दिया सर को, तो अलगना नहीं, धैर्य, न्यायप्रियता, अमीर है, गरीब है, सबसे तो थोड़ा तेज है। पूरे कक्षा को सारे, उसको यूनिवर्स भी बोलते हैं टेक्निकल में, पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो एक फार्मूला है 27-27-46 का, कि कोई भी कक्षा हो उसको 100 मान लीजिए विद्यार्थी का स्ट्रेंथ, तो 27% लो परफॉर्मर उसमें होंगे
एक जनरल है, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक आमतौर पे माना जाता है। 27% लो परफॉर्मर होंगे, 27% हाई परफॉर्मर होंगे, बाकी 46% जो है मीडियोकर सदा से है और सदा रहेंगे। तो एक शिक्षक के रूप में हमको सबको एक, बल्कि जो कमजोर है, माँ का ध्यान कमजोर बच्चे पर ज्यादा रहता है, क्योंकि जो मजबूत है तो अपने मिट्टी में ही, देह में मिट्टी लगा के भी वो ताकत बटोर लेगा, लेकिन कमजोर को थोड़ा सा दूध दही थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसा अनुकंपा, दयालुता से तात्पर्य है छात्रों की कठिनाई के प्रति संवेदनशीलता, व्यवस्थित होना चाहिए। टीचर शुड कम इन द क्लासरूम मॉडरेटली ड्रेस्ड। और 2-3 मिनट है, एक जगह गए थे तो एक शिक्षक आए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो भी कक्षा ही लगती है ना शिक्षक की, तो मॉडर्न टाइप के थे। आजकल नहीं, सब गाँव में यूनिवर्सिटी खुल गई है ना, उतना नाम भी याद रखना मुश्किल। तो आया था तो एक जीन्स पहने हुए, लाल रंग का जूता, और जो है टी शर्ट अंदर, ऊपर से शर्ट, बात समझते हैं ना, फुल टी शर्ट अंदर और ऊपर से हाफ शर्ट, और उसका बटन सब खुला। भाई अब कर क्या सकते हैं, खुशामद बरामद करके बुलाते हैं, अब भरी कक्षा में उस तरह आगे, तो आप कैसे चलने लगे, खुद उनको ही एहसास हुआ, तो बोलते बोलते बोलने लगे कि ये मेरा चॉइस है, मैं कैसे कर, कोई पूछ नहीं रहा कि कैसे आप कक्षा में आ गए इस तरह से, खुद ही उनकी आत्मा, ये तो सब अंदर देख रहा है ना। ये टीवी वाले कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला कुछ नहीं देख रहा, ये भीतर वाला देख रहा। तो खुद ही वो बोलने लगे कि ये मेरी चॉइस है, कोई कुछ नहीं बोला उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है, चॉइस नहीं है। टीचर मस्ट कम इनसाइड द क्लासरूम मॉडरेटली ड्रेस्ड, न ज्यादा उसका फैशन में चूर, ना एकदम फखरुद्दीन बने, मतलब क्या बोले, फकीर बने। और परिहास प्रियता, थोड़ा सा वीटी होना चाहिए टीचर को, ताकि, क्योंकि आप बड़ी गंभीर चर्चा, क्लासरूम में हर चर्चा गंभीर होती है, विषय कोई भी हो, प्रकरण कोई भी हो, तो थोड़ा सा उसमें, जैसे भोजन में 56 प्रकार बिहारी जी को मथुरा में हमारे यहाँ भोग लगता है, हमारे यहाँ मतलब मथुरा में, तो उसमें चटनी जरूर होती है, बिना चटनी के 56 प्रकार नहीं माना, लेकिन चटनी ही की तरह कक्षा में पूरा। सो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब कुछ वर्चुअल्स थे जो हमारी नजर में ये 2, 4, 5 हैं। तो मित्रों, आइए चर्चा हम समझते समाप्त हुई, धन्यवाद का समय आ गया। और आज मैंने अपनी कोशिश भर ये बातें करने की चेष्टा की कि भाई टैक्सोनॉमी के वर्णित, उसके अंदर वर्णित शैक्षणिक उद्देश्य कह लीजिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कह लीजिए, अशैक्षणिक उद्देश्य कह लीजिए, कौशल कह लीजिए, उनकी रोशनी में पाठ्य पुस्तक का और पाठ्य पुस्तकों में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की रोशनी में शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, उसके साथ मैं जोड़ दूं कि ये एक रास्ता है जो हम सुधार पा रहे हैं। इसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं, ज्ञान की, अनुसंधान की, शोध की कोई सीमा नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न अगर कुछ, हाँ प्रश्न थोड़ा तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, तो कुछ है चर्चा हो तो 2-4-5 मिनट हो जाए। बहुत अच्छा रहा सर, फलदायी रहा। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं एक बात बहुत धन्यवाद, काफी इंटरेस्टिंग रहा आपका। हाँ, ये संजीव साहब कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए सर। आप मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे शिक्षा में समाकलन मूल्यांकन होता है, जिसको अपन मापन नहीं कह सकते, मापन जो है वो ठोस चीज का होता है, आपने बताया। जी जी ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन है शिक्षा में, उसको समाकलन कह सकते हैं, मापन जो है ठोस में होता है। बस यही मैं पूछना चाह रहा था, क्लियर करना जी। तो ये तब एक सिद्धांत की बात हुई, लेकिन हमने कहा ना कि मापन ज्यादा, तो मापन का नाम हम उसको देते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए।
और उसके लिए सिर्फ नाम देकर ही नहीं छोड़ते, हमने तो कन्वर्जन टेबल से बना रखे हैं ना, कि करते हैं हम समाकलन, क्योंकि हम जिन चीजों का मूल्यांकन करते हैं वो सब अमूर्त है ना, ज्ञान है, बोध है, ये कोई ऐसा आलू प्याज बैगन नहीं है कि आप तोल के बता दे कि 10 किलो ज्ञान है तो आप ले जाएंगे। तो लेकिन हमने कन्वर्जन टेबल बना रखे हैं, क्या अपने इंप्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं रीडिंग्स में, जिसका हमने उदाहरण दिया कि 10 मार्क्स का कोई उत्तर है, प्रश्न है, तो हम अपने इंप्रेशन को वेरी गुड है तो 7-8 देते हैं, चलता है ठीक है तो 5-6 देते हैं, एकदम बकवास है तो 3-4। तो ये इंप्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं रीडिंग में, तो इस निस्बत से हम उसको मापन बुलाते हैं और वो हमारा बुलाना सही भी। इतनी बात। थैंक यू कुछ? सर, थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर, आभार सर। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं संजय पटेल, JNV आनंद गुजरात से सर। जी सर आपने शुरू में बताया कि जो मूल्यांकन की जो सिस्टम है, तो सही कहा कि, और वैसे मैंने भी पढ़ा है कि मूल्यांकन की सिस्टम अभी तक अपने इधर इंडिया में कोई परफेक्टली सेट हुई ही नहीं है सर। वो मैंने किताब में पढ़ा है, क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन जो है वो हम एक ही आधार पे नहीं कर सकते। हमारी ये सिस्टम है कि भाई बच्चे को पढ़ा दिया, सिलेबस पूरा करा दिया और फिर उसकी एग्जाम ले ली, पर क्या ये सारे बच्चों का एक तरह से मूल्यांकन कराना ठीक है? वो नहीं है ठीक सर, क्योंकि हम सबने भी पढ़ा है और देखा है कि भाई जैसे पुराणों में गुरु द्रोण जो शिक्षा देते थे, तो अर्जुन को केवल धनुष्य की शिक्षा दी थी, भीम को गदा की दी थी, तो वो अलग, क्योंकि वो जानते थे वो किसमें निपुण होने वाला है, और वो सारे सर्वश्रेष्ठ हुए। तो वो एक उनकी मूल्यांकन की सिस्टम थी, तो उस तरह से उन्होंने मूल्यांकन किया। आजकल देखते हैं सर कि जैसे किताबें है, तो आप और हमसे तो आपने ज्यादा देखा होगा कि सर किताब छोटी सी थी, लेकिन उसके अंदर से ज्ञान पूरा और उसके उद्देश्य सारे हमारे जीवन के साथ मिलते जुलते थे, जो आज सिद्ध हो रहे हैं। वो उद्देश्य आज किताबों में सर अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो उद्देश्य नहीं देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर में। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है आपका? सर मैं थोड़ा बताऊं सर, मैं भी। हाँ, सर ने कहा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रहा है। सर मेरा प्रश्न इसी के संदर्भ में है कि हम इसके लिए और क्या अच्छा कर सके कि इस तरह का सही तरह से मूल्यांकन हो बच्चे का। सर हमारे हाथ में तत्वतः सोचिए, शिक्षक के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। हर चीज बनी बनाई कहीं और से आती है, पाठ्यक्रम कहीं और बनता, पाठ्य पुस्तक कहीं और तैयार होती है, हमको उसको पढ़ाना है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कहीं और से आते हैं, बैंकों में स्टोर रहते हैं। मैं एक सामान्य बात करता हूँ, और हमारी भूमिका है इन्विजिलेटर की। अरे लेकिन क्लास टेस्ट डिजाइन करके हम थोड़ा बहुत इन चीजों को, ये जो बातें बताई जाती हैं कार्यशालाओं में, सेमिनार्स में, क्लास टेस्ट डिजाइन करते समय हम इनका ध्यान रख सकते हैं, और इसका अच्छा परिणाम, क्योंकि देखिए मूल्यांकन का सीधा परिणाम शिक्षण पर पड़ता है, इसको वास्तविक इफेक्ट कहते हैं, इसकी चर्चा कोई बात नहीं। तो ज्यादा एक शिक्षक ग्रुप में ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कोई चीज ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, इसको हम समझ रहे हैं, क्या करना होता है, जरूरत पड़ने पर हम राय दे सकते हैं, और क्लास टेस्ट डिजाइन करते समय हम इन चीजों का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। सर अभी प्रश्न कहा सर ने, वो प्रश्न में दोहराना चाहता हूँ कि गुरु द्रोण का उदाहरण देकर बताया कि योग्यता के भीम को गदा युद्ध और अर्जुन को बाण, उसी तरह अभी भी वैसा मूल्यांकन हो रहा है। मैं मानता हूँ जिसको डॉक्टर बना डॉक्टर बनता है, इंजीनियर में जिसको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अपनी योग्यता के मुताबिक बनता है, अपनी योग्यता बताकर उनका मूल्यांकन हो रहा है, वास्तव में सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में भी मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। अगर तो सारे डॉक्टर होता है, सारे इंजीनियर होता है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये चीजें कम हो रही है। आजकल डॉक्टर इंजीनियर बनते नहीं, बनाए जाते हैं, क्योंकि हम हमारे लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हम थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। बच्चे को पैदा होते ही कह देते हैं, हमने उसको तो मिट्टी में खेलने ही नहीं दिया, मिट्टी के खिलौने उसको बनाने ही नहीं दिया, और खिलौने की शिक्षा की बात करते हैं। मकवाड़ा से संजय भाई की बात के साथ जयमल देसाई एक बात कहना चाहूंगा।
कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब अपने नाम था, तब हमने कहीं सुना था कि हाँ, आने वाले 10 साल में देश के उद्योगपतियों को कैसा व्यक्ति चाहिए, आने वाले 10 साल में देश के उद्योगपतियों को कैसा व्यक्ति चाहिए, वो कहीं ना कहीं देश के शिक्षा पाठ्यक्रम में इनबिल्ट किया जाता है और उसी तरह का एक मैन फोर्स बाहर निकलता है। ये तथ्य सर कहां तक सत्य है? सारी कि हर नेशन, हर संस्था पहले अपने नीड्स, आपने कहा ना उद्योगपति मिलकर बैठते हैं कि 10 साल के बाद हमको सिविल इंजीनियर ज्यादा चाहिए, क्योंकि बैंक सब अपना अपना ताला खोलेंगे और हाँ, तो वही तो है नीड्स। सर देखिए कहा है, लेमेंस एक्सप्लेनेशन एक हुआ है, एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन एक हुआ है। हम टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे तो वो एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन डालेगा। हमसे आपसे उम्मीद यही की जाती है। सर ने कहा द्रोणाचार्य ने उसको ये बताया, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, कि भविष्य में वह किस व्यवसाय में या किस गुण में, कला में वो अच्छा साबित होगा। तो आप सब लोगों की बातें बिल्कुल ही उसमें नहीं का इनकार का कोई स्कोप नहीं है, सब लोग बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, ऐसा है। और